MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 5 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? ए 1832 बी 1833 सी 1834 डी 1835 इस प्रश्न का उत्तर है डी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1835 में प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस वर्ष उन्होंने भारतीय प्रेस पर लगाए गए कुछ कड़े प्रतिबंधों को हटाया और प्रेस को कुछ स्वतंत्रता दी। हालांकि यह पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन इसके तहत पत्रकारिता को कुछ हद तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बेंटिंक के इस कदम ने भारतीय समाज में विचारों और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अगला प्रश्न 2 आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ए महायान बी हीनयान सी थेरवाद डी वज्रयान इस प्रश्न का उत्तर है ए। आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण महायान ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन, ध्यान और सिद्धि के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो बौद्ध साधना और ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। महायान पंथ की जटिलता और गहरी आस्थाओं को समझने के लिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं? ए 220 बी 221 सी 222 डी 223 इस प्रश्न का उत्तर है सी। 15 फरवरी 1948 को कुल 222 रियासतें सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं। भारत की स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को एकजुट करने के लिए भारतीय सरकार ने कई प्रयास किए। सौराष्ट्र क्षेत्र में 222 छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया। यह कदम भारतीय एकता को मजबूत करने और सभी राज्यों को एकजुट करने की दिशा में उठाया गया था, जो बाद में भारतीय गणराज्य का हिस्सा बने। अगला प्रश्न 4 किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? ए बंबई बी सूरत सी कलकत्ता डी नागपुर इस प्रश्न का उत्तर है बी। कांग्रेस सूरत के 1907 के अधिवेशन में नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इस अधिवेशन में 2 प्रमुख विचारधाराओं के बीच संघर्ष हुआ। गरम दल के नेता, जैसे लोकमान्य तिलक, अधिक सशक्त और सक्रिय रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने की वकालत करते थे, जबकि नरम दल के नेता, जैसे गोकुल चंद नारंग, संयमित और कूटनीतिक तरीके से काम करना चाहते थे। इस विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण बदलाव की शुरुआत की। अगला प्रश्न 5 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? ए समानता से संबंधित अधिकार बी शिक्षा से संबंधित अधिकार सी जीवन से संबंधित अधिकार डी स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार इस प्रश्न का उत्तर है बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के दायरे में शिक्षा से संबंधित अधिकार नहीं आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना है, जैसे समानता से संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार। हालांकि शिक्षा का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अधिकार संविधान में दिए गए विशेष प्रावधानों और शैक्षिक विभागों द्वारा नियंत्रित होता है, न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा। अगला प्रश्न 6 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ए 1 सदस्य बी 2 सदस्य सी 3 सदस्य
डी 4 सदस्य। इस प्रश्न का उत्तर है सी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य होते हैं। यह आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करता है। आयोग के सदस्य उनके अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि जनजातीय समुदायों के साथ भेदभाव न हो और उन्हें समाज में समान अवसर प्राप्त हो। आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजातियों के मुद्दों का समाधान करना और उनकी भलाई के लिए नीतियां बनाना है। अगला प्रश्न। 7 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. कोलकाता, बी. नई दिल्ली, सी. मुंबई, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का उत्तर है बी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है जो पर्यावरण से संबंधित मामलों का समाधान करता है और भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए आदेश और निर्देश जारी करता है। NGT का गठन 2010 में हुआ था और इसका उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी शिकायतों और विवादों का त्वरित और प्रभावी निपटारा करना है। यह भारतीय पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के मामलों में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न। 8 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? ए. 4 वर्ष, बी. 5 वर्ष, सी. 6 वर्ष, डी. 7 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर है सी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) अधिकतम 6 वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य भारत सरकार और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति की जांच करना और यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कानून और नियमों के अनुसार किया जाए। उनका कार्य संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और वे भारत की संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न। 9 सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ए. प्रोफेसर सुखदेव थोराट, बी. प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, सी. प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार, डी. प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग। इस प्रश्न का उत्तर है डी। संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा करना था। इस समिति का मुख्य कार्य परीक्षा की प्रक्रिया को सुधारने, इसके पैटर्न को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से परखने के लिए सुझाव देना था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अगला प्रश्न। 10-12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए. एम. खुसरो, बी. डॉक्टर सी रंगराजन, सी. डॉक्टर विजय केलकर, डी. YV रेड्डी। इस प्रश्न का उत्तर है बी। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। उन्हें इस आयोग की अध्यक्षता 2004 में दी गई थी। उनका कार्य भारत सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करना था, ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। डॉक्टर रंगराजन ने आयोग की रिपोर्ट में विभिन्न वित्तीय नीतियों, कराधान प्रणाली और राज्य सरकारों के वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए सुझाव दिए थे। उनके नेतृत्व में आयोग ने देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं।